नमस्कार दोस्तों। देखिए कक्षा 7 का अपना 11वां पाठ लेंगे। देखिए ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। एक एक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो देखिए 11वां जो पाठ है उसका पहला प्रश्न है अपने सामने कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। बहुत बार पूछा जाता है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिएगा 342,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत में 10.41 है इसका हिस्सा अपने राजस्थान का, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। दूसरा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो संपूर्ण साक्षरता दर है वो 66.17 है। पुरुष साक्षरता अगर पूछ ले तो 79.20 है, जबकि महिला साक्षरता है वो 52.10 है। लिंगानुपात है 928। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, साक्षरता से संबंधित आपको हर तरीके के प्रश्न को तैयार करना होगा। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है और पुरुष झुंझुनू की है। इस प्रकार से अच्छी तरीके से सबसे कम जालोर की है, पुरुष साक्षरता सबसे कम प्रतापगढ़ की है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था राजस्थान में। ये 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है, 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिएगा, जनगणना 1951 के अनुसार राज्यों में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत था। 1951 के समय 2.51 थी महिला साक्षरता। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, ये कार्यक्रम है, ये संचालित किया जा रहा है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अगला देखिए, पॉलिएस्टर फाइबर बनाने व सीमेंट निर्माण में राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो दूसरा स्थान है सीमेंट उत्पादन में। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, ध्यान रखिएगा। राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। 26 जिला उद्योग कार्यरत है। 36 कितने हैं, 36 जिला उद्योग कार्यरत हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में जापानी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो जापानी पार्क निमराना अलवर में स्थापित किया गया है। कई बार ये पूछा गया है कि निमराना किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये अलवर जिले में स्थित है। अगला देखिए, राजस्थान में मेट्रो कब शुरू हुई। राजस्थान में मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई, तो ये जयपुर में हुई थी 2015 में। अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। भारत सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है, यानी भारत सरकार को अन्य किस नाम से अपन पुकारते हैं। संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार के नाम से जानी जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार केंद्र में है ना, दिल्ली में। भारत के मतदाता कितने स्तर की सरकारें चुनते हैं। तो भारत के जो मतदाता हैं वो 3 स्तर की सरकारें चुनते हैं। एक तो स्थानीय स्वशासन, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत यानी सरपंच वगैरह हैं, फिर प्रधान वगैरह हैं, और फिर जिला परिषद के समय। राज्य सरकार का मतलब विधायक चुनते हैं अपन, और केंद्र सरकार में एमपी। 3 तरह की सरकारें होती हैं। संविधान द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा कितने प्रकार की सूचियों में किया गया है। तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां हैं। संघ सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित हैं। तो प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे, मुद्रा, इस प्रकार से 97 विषय हैं। कई बार पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 97 विषय हैं। ध्यान रखना, इसमें प्रतिरक्षा आएगी, विदेशी मामले आएंगे, बैंकिंग आएगी, संचार आएगी, रेलवे और मुद्रा। अब राज्य सूची में सरकार में कौन से कार्य सम्मिलित, पुलिस, स्थानीय व्यापार, वाणिज्य, कृषि व सिंचाई, ये जो कार्य यानी 66 विषय हैं राज्य सूची में। समवर्ती सूची में सरकार के कौन से कार्य, शिक्षा है, वन है, मजदूर है, संघ है, सहित कुल 47 विषय हैं। देखिए, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही नियम बना सकते हैं, जबकि संघ सूची में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के नियम ही चलेंगे, और राज्य सूची में सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारें ही अपने नियम लागू कर सकेगी। ठीक है,
राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है, और राज्य का वास्तविक अगर मुखिया देखा जाए तो मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष होती है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री व उसके मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्री परिषद कहलाता है। राज्यपाल किसकी सलाह से नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त किया जाता है। राजस्थान में राज्य की विधानसभा की कितने सदस्यों की संख्या है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार आता है। विधानसभा के सदस्य अपने 200 हैं, लोकसभा के सदस्य राजस्थान में 25 हैं, और राज्यसभा के सदस्य हैं वो 10 हैं, ठीक है। इस प्रकार से विधानसभा में 200, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10 सदस्य। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुन करके जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कुल की बात करें तो 35 आएगा, लोकसभा में पूछे तो 25 करना है, राज्यसभा में पूछे तो 10 करना है, ठीक है। अगला देखिए, विधानसभा के निर्वाचन हेतु आरक्षण का क्या प्रावधान है? यानी 34 क्षेत्रों पर तो अनुसूचित जाति के सदस्य होंगे, 25 क्षेत्र हैं उन पर अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वो चुन करके जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 34 और 25 कुल अगर देखें अपन तो 56 सदस्य होते हैं टोटल। विधायक निर्वाचन हेतु होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु सीमा यानी विधायक के लिए 25 वर्ष की है, ठीक है। सरकार के कानून निर्माण संबंधी कार्य किस शक्ति के अंतर्गत आती है? ये विधायी शक्तियां होती हैं जिसमें सरकार कानून बनाती है। राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा सदन किस नाम से? ये विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ जयपुर में स्थित है, मुख्य न्यायालय है अपना जोधपुर में। सर्वोच्च अपना जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। सरकार की और उसके कल्याण, नागरिक बिना सरकारी कार्यालय में गए ही किस माध्यम से अपने सरकार संबंधी कार्य करवा सकते हैं? तो नागरिक हैं वो ई गवर्नेंस के माध्यम से अपने कार्य करवा सकते हैं। वो ई गवर्नेंस कौन कौन से हैं? देखिए, ई गवर्नेंस के माध्यम में ई मित्र होता है, सभी जानते हो, अटल सेवा केंद्र को जानते हो, सूचना कियोस्क और राजस्थान पोर्टल, इनके माध्यम से अपन है वो सरकार संबंधी कार्य हम वो करवा सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चला गया? डिजिटल इंडिया अभियान। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में उठा लिए जाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? ये 2000 में लागू हुआ था। सूचना के अधिकार को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर कानून बना था 2005 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2011 में लागू हुआ। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 में लागू हुआ। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर कितने हैं? 108। 108 जानते हो ना, अपने शहरों में संचालित है। अब देखिए, संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? संचार के माध्यमों के रूप में देखिए, संचार के माध्यम है एक तो मुद्रण के रूप में समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, और जनरल पुस्तकें हैं, वो मतलब मुद्रण के रूप में ये लिखी हुई मिलती हैं। जबकि वार्तालाप के लिए टेलीफोन है, मोबाइल है, वीडियो फोन है आदि होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक की अगर चर्चा अपन करें तो फिल्म है, रेडियो है, दूरदर्शन है, ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं, डिस्क हैं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। अब देखिए, प्रशासन का चौथा स्तंभ किसे माना गया है? तो प्रेस मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से बहुत प्रश्न उठेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं सारे। वृहत्तर भारत, तो वृहत्तर भारत में देखिए, भारत को विश्व गुरु का दर्जा किस सम्राट के काल में मिला था? अच्छा प्रश्न है। भारत को विश्व गुरु का जो दर्जा है वो भारत का उस समय राजा कौन था, सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। भारत के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? देखो, नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, ये सारे के सारे भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं प्राचीन काल में। पुराणों में भारत भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जम्बूद्वीप का। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न अक्सर उठा लिए जाते हैं। तो पुराणों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। भारत में कौन से प्रमुख चीन यात्री भ्रमण के लिए आए थे? तो फायान, हेनसांग और इत्सिंग, ये तीनों यात्री भारत में भ्रमण के लिए आए थे। अग्नि पुराण में वर्णित द्वीपांतर भारत का स्तंभ किसे माना? इंडोनेशिया को माना है। अब देखिए, भारत की कौन सी वस्तुओं का निर्यात
प्राचीन काल से होता है। प्राचीन काल से निर्यात है वो किस किस वस्तुओं का होता है, देखिए मलमल है, छींट है, रेशम है, जरी के वस्त्र हैं, गरम मसाले हैं, आदि सभी चीज़ों का भारत में प्राचीन काल से क्या हुआ है, निर्यात होता है, यानी अपन दूसरे देशों में भेजते रहे हैं। इस गरम मसाले और काली मिर्च की वजह से अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य किया था। भारत का पहला राजदूत कौन सा था जो चीन गया था? ये बोधि रुचि जो चालुक्य था। चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ में 693 ईस्वी में चीन में गए थे। कौन गए थे? बोधि रुचि। भारत का पहला राजदूत चीन में बोधि रुचि गया था, जो चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ में 693 ईस्वी में गया था। भट्टार गुरु की मूर्ति कहाँ पर है? जावा में है भट्टार गुरु की मूर्ति। जावा के किस नाटक में रामायण व महाभारत के संवादों का उल्लेख है? तो व्यंग्य नाटक में। ये वृहत्तर भारत का मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा प्लेलिस्ट में से, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बोरोबुदुर व लारो जंगरंग मंदिर कहाँ स्थित है? ये जावा में स्थित है। अंगकोट कोरवाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पर है? ये कंबोजिया कंबोडिया में है अंगकोरवाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये ब्रह्मा में स्थित है। चंपा से कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? 100 संस्कृत अभिलेख मिले हैं। ये वृहत्तर भारत का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जब अपन पहले पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद में उनके प्रश्नोत्तर करते हैं ना, तो पूरे पाठ का सार अपने बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखिए हर्षकालीन भारत या हर्षवर्धन के बाद का भारत, ये है गुप्त वंश के पतन के बाद प्रभाकर वर्धन ने नए राजवंश की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये दिल्ली के निकट थानेश्वर में की थी। ये पुष्यभूति वंश भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। वर्धन जो वंश है इसको पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। पुष्यभूति का पुत्र ही था प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के थे दो पुत्र, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी कहाँ पर बनाई? कन्नौज पर बनाई थी। कन्नौज को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया? हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित विशाल धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये हेन सांग को किया गया था, और विशाल धर्म सम्मेलन है वो 23 दिन तक चला था। हर्षवर्धन मोक्ष सभा का आयोजन कहाँ पर करता था? तो ये प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष के बाद में एक मोक्ष सभा का आयोजन करता था। इसमें दान धर्म दक्षिणा आदि दिया करते थे हर्षवर्धन। हर्ष के सिक्कों पर हर्ष के लिए किस उपमा का प्रयोग किया गया, यानी कौन सा उपनाम धारण किया था हर्षवर्धन ने? तो महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने अपने राज्य में कौन से विद्वानों को आश्रय दिया था? हर्षवर्धन के राज्य में बाण भट्ट, हरिदत्त और जयदेव, ये 3 विद्वान रहा करते थे। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचनाएं, ये तीनों नाटक हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्षवर्धन के काल में कितने प्रकार के करों का प्रावधान था? तो 3 प्रकार के कर लगते थे। पहला था भाग, एक प्रकार का भूमि कर, दूसरा हिरण्य, एक प्रकार का नगद कर, और तीसरा बलि था, अतिरिक्त कर। ये 3 प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता था। किसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान दिए थे? तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांवों को दान किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था इसमें कितने विद्यालय थे? तो 8 विद्यालय थे नालंदा विश्वविद्यालय में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में दक्षिणी भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राजवंश कौन सा था? राष्ट्रकूट राजवंश था, और राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना वो दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। राष्ट्रकूट राजवंश के प्रतापी शासक थे कृष्ण तृतीय, ध्रुव और गोविंद व अमोघवर्ष। कृष्ण तृतीय ने देखिए एलोरा में प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, और ध्रुव था उसने उत्तरी भारत में जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पालवंशी शासक थे, और एक राष्ट्रकूटीय राजा ध्रुव था, तो ध्रुव ने उसमें विजय प्राप्त की थी। किस चालुक्य राजा ने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था? तो पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पेटे पर पराजित किया था, यानी उस नदी के तट पर इन दोनों का युद्ध हुआ था, पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन का। उसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ था। इसकी जानकारी अपने को एलो है अभिलेख में मिलती है। ठीक है, अगला देखिए, पल्लवों की अधीनता से चोल शासक को मुक्त किसने किया था? पल्लवों की अधीनता से चोल शासन को मुक्त वो विजय पाल ने किया था। किस चोल शासक ने गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम जो चोल शासक था इसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी।
उत्तर भारत के प्रतिहार वंश में सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का पतन किसके काल में हुआ था? तो ये जयचंद के शासनकाल में हुआ था। मोहम्मद गोरी से जयचंद वो पराजित हो गया था और इसी जयचंद की वजह से ही जो है भारत में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव के नाम से जाना जाता है इनको। ये प्रथम प्रतापी शासक थे। इन्होंने दिल्ली को तोमरों से छीन लिया था। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ था। कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। गुहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक बप्पा रावल थे। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप। मोहम्मद गजनवी ने किसके काल में सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था? तो ये सोलंकी वंश का शासनकाल था उस समय। तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। बाण भट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं हर्षचरित्र और कादम्बरी है। जयदेव की प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद है। अब राजस्थान एवं दिल्ली के सुल्तान। इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न को समझिएगा। पहला देखिए, किस तुर्क आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार लगातार आक्रमण किया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो यह मोहम्मद गोरी था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में मोहम्मद गोरी ने। भारत के में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण है वो मोहम्मद गोरी के द्वारा ही किया गया था, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके 1192 में। गोरी का अंतिम अभियान कब हुआ, किसके विरुद्ध था? ये 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान था। गोरी की हत्या किस नदी के किनारे पर हुई? तो झेलम नदी के किनारे पर हुई थी। किस युद्ध में भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है? त्रैन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हो गए थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हो गया था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। नैनचंद सूरी व जोधराज किसके दरबार में थे? तो ये हम्मीर देव चौहान था, ये रणथंभौर के। नैनचंद सूरी की रचना हम्मीर राशो। जोधराज की रचना हम्मीर महाकाव्य। ये पुस्तकें अक्सर पूछी जाती हैं परीक्षा में। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना था? 1296 ईस्वी में बना था। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था 1301 ईस्वी में हम्मीर देव के शासनकाल के दौरान। किस राजपूत शासक ने 17 युद्धों में से 16 युद्धों पर विजय प्राप्त की? तो हम्मीर देव चौहान ने ही की थी। 17वां युद्ध है वो अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हो गया था। रणमल और रतिपाल नामक जो इसके सेनापति थे उसकी वजह से। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने किस दुर्ग पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था? तो ये जहीन दुर्ग है। इसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, जहीन दुर्ग को। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण कर लिया था। फिर रणथंभौर पर घेरा डाले रखा था, परंतु जब रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली तो जलालुद्दीन खिलजी ये कहने के लिए मजबूर हो गया कि ऐसे मैं 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर समझता हूँ। क्योंकि इसको रणथंभौर के किले पर सफलता नहीं मिलती है तो इंसान यही कहता है, जैसे किसी लड़की की नौकरी नहीं लगती है ना, तो कहता है इस नौकरी में कुछ नहीं पड़ा, मैं तो मेरा बिजनेस ही कर लूँगा। बहुत देखी है ऐसी नौकरी। तो यही जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया? नुसरत खां मारा गया था। उल्गू खां अलाउद्दीन का छोटा भाई था, ये वहाँ से भाग गया और नुसरत खां वो मारा गया। क्योंकि पहाड़ के ऊपर किला होता था, यहाँ से बड़े बड़े पत्थरों की बौछारें की गई थी, तो यहाँ पर जो सुल्तान की सेना थी वो पत्थरों की वजह से मारा गया था। आगे देखिएगा, रतन सिंह मेवाड़ के राजगद्दी पर कब बैठा? 1302 ईस्वी में बैठा था राहुल रतन सिंह। पद्मिनी की जो कथा है वो। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण के समय किन नदियों के किनारे अपना शिविर लगाया था? तो चित्तौड़ का किला गंभीरी और बेड़स नदियों के किनारे हैं, वहीं पर अपना एक डेरा लगा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना शिविर लगाया। गोरा व बादल किसके सेनापति? ये राहुल रतन सिंह के सेनापति थे। बादल था ये पद्मिनी का भाई था और गोरा था वो चाचा था, ये भी ध्यान में रखना। चित्तौड़ का पहला जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1303 ईस्वी में हुआ था। चित्तौड़ को सुल्तान ने पुनः कब जीत लिया? तो 1326 के आसपास सरदार हम्मीर के द्वारा वापिस जीत लिया गया था। ये अलाउद्दीन खिलजी है, इसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था।
ध्यान रखना, अपने बेटे को सौंप दिया और इसका नामकरण खिजराबाद कर दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि सिसोदा गांव का एक सरदार था हम्मीरदेव सिसोदिया, उसने चित्तौड़ पर 1326 में वापिस आक्रमण कर लिया था, अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना हम्मीर के द्वारा 1326 ईस्वी में की गई थी। कान्हड़ देव जालोर का शासक 1305 ईस्वी में बना था। वीरमदेव ये कान्हड़ देव का पुत्र था। गुजरात के सोमदेव मंदिर को लूट करके जब दिल्ली जाती सुल्तान की सेना किसने हमला किया, तो जब देखिए गुजरात के सोमदेव मंदिर को लूट करके अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो दिल्ली जा रही थी, तो जालोर के शासक कान्हड़ देव ने उसको खूब लूटा और जो माल था वो सारा छीन लिया था उनसे। महाराव शेखा का जन्म कब हुआ? 1433 ईस्वी में हुआ था। महाराव शेखा का जन्म 1433 में। किस शासक के काल में पठानों ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा की तथा स्वयं नारी असीमता की रक्षार्थ मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो ये राव शेखा के शासनकाल की सारी बातें हुई थी। राव शेखा के द्वारा जीता गया क्षेत्र शेखावटी के नाम से चर्चित हुआ था। महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी हमें मिलती है रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य और कुंभलगढ़ प्रशस्ति। किसके काल में भारतीय मूर्तिकला का स्वर्णिम काल कहलाता है? तो महाराणा कुंभा का काल कहलाता है। महाराणा कुंभा के द्वारा कितने दुर्ग बनाए गए थे? महाराणा कुंभा ने, ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग कहलाता है। महाराणा कुंभा यहीं पर रहते थे, कटारगढ़ में। और उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या वो मामादेव के कुंड के पास में कुंभलगढ़ में की थी। चीन की दीवार के बाद में कौन सा दुर्ग है जो अपनी प्राचीर के लिए चर्चित है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है और इसकी जो लंबाई वो 36 किलोमीटर है। ध्यान रखना, कुंभलगढ़ किले की लंबाई 36 किलोमीटर। महाराणा कुंभा की मृत्यु वो 1468 में हुई थी, हुई नहीं थी, की गई थी उदा के द्वारा। आगे देखिए, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और मुगल। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा रखी गई थी। हरियाणा के किस शासक ने अफगान शेरशाह सूरी से दिल्ली का शासन छीन करके स्वयं विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? ये हेमचंद्र था, हेमू नाम करके था। हरियाणा का शासक था हेमू। विक्रमादित्य को किसने हरा करके दिल्ली पर पुनः मुगल शासन की स्थापना कर ली? तो 1556 में अकबर के द्वारा हेमू को हरा दिया गया था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया यानी विक्रमी संवत 1597 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु है वो ईस्वी सन 1597 ईस्वी को हुई थी। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयंताबाई सोनग्रा, जो अख्यराज सोनग्रा पाली के थे, उनकी पुत्री थी। महाराणा प्रताप का जन्म है वो कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुई थी और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज तिलक वो गोगुंदा में 32 वर्ष की आयु में हुआ था। अकबर ने किसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति नियुक्त किया था? तो मान सिंह को किया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ किसने दिया था महाराणा प्रताप को? रावत किशन सिंह, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया और रामशाह तंवर, झालामान और झालाबीदा, मानसिंह सोनग्रा आदि प्रमुख सरदार महाराणा प्रताप के साथ में थे। प्रताप ने चंदावड़ दस्ते में कौन कौन शामिल थे? चंदावड़ दस्ता एक तो होता है, देखो हरावड़, हरावड़ तो होता है सेना का अगला भाग और चंदावड़ होता है पिछला भाग, दूसरी टुकड़ी। तो देखो चंदावड़ में शामिल थे पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेड़ता, चारण जैसा, भामाशाह, राणा पूंजा आदि चंदावल दस्ते में शामिल थे। जबकि हरावल जो दस्ता है उसमें हकीम का सूर और चुंडावत थे। हकीम का सूर है वो एकमात्र अफगान सेनापति था महाराणा प्रताप की सेना में। आगे देखिएगा, महाराणा प्रताप ने किस मुगल सेनापति के तलवार के एक ही वार के बग से घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए? तो बहलोल खां था। उस पे महाराणा प्रताप ने इतना खतरनाक वार किया था कि खुद तो कटाई कटा, साथ साथ में घोड़ा था वो भी पूरी तरह से लहूलुहान हो गया, यानी 2 फाड़ हो गए घोड़े के और उसके बहलोल खां के।
इससे मुगल सेना वो भाग खड़ी हुई थी एक बार। किस मुगल इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की सेना के प्रथम बड़े प्रहार को स्वीकार किया? बूंदायूनी ने। ये युद्ध में मतलब वहीं पर उपस्थित था बूंदायूनी। बूंदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है, ठीक है ना। मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल जेम्स टोड ने कहा। ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद। और ये राम प्रसाद था, ये ही मुगलों के हाथ में चला गया था, परंतु राम प्रसाद है वो अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया कि भगवान की कृपा से मुझे हाथी प्राप्त हुआ है। परंतु कहते हैं कि अकबर के जब दरबार में इस राम प्रसाद को लाया गया तो वहाँ पर इसने पानी तक नहीं पिया था, वैसे ही भूख से अपने प्राण त्याग दिए थे। इतना स्वामी भक्त हाथी था ये। महाराणा प्रताप अपने रक्षार्थ किसने प्राण बचाए थे? तो झालामान था, उसने महाराणा प्रताप का जो राजचिन्ह था वो धारण कर लिया था। और मुगल सेना जो थी वो महाराणा प्रताप को, मतलब झालामान को महाराणा प्रताप समझ करके उस पर टूट पड़ी थी और महाराणा प्रताप युद्ध से निकल गए थे। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध 3 बार किसे भेजा? तो शाहबाज खां को 3 बार भेजा था। यह प्रश्न भी 3 बार परीक्षा में आ चुका है, शाहबाज खां वाला। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ था। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व सुल्तान खां कर रहा था। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह। उसने इतना खतरनाक प्रहार किया कि मतलब कहते हैं कि जैसे हाथी पर बैठा था सुल्तान खां, तो सुल्तान खां को चीरता हुआ भाला हाथी को चीरता हुआ ऐसे मतलब जमीन में गड़ गया, एक स्टेचू बना दिया था उसका। इतना खतरनाक जबरदस्त आक्रमण किया था अमर सिंह ने। प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी चामुंड को बनाया था। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। महाराणा प्रताप की समाधि है वो बारडोली में है। प्रताप ने वृक्ष विज्ञान ग्रंथ की रचना विश्व वल्लभ ने की थी। वृक्ष वल्लभ नामक ग्रंथ लिखा था विश्व वल्लभ ने। संस्कारी जीवन आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रताप ने कौन सा ग्रंथ लिखवाया था? तो ये व्यवहार आदर्श लिखवाया था। चक्रपाणी मिश्र जो थे वो महाराणा प्रताप के दरबार में संस्कृत के पंडित थे, ठीक है। चामुंडी शैली का जन्म महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ था। महाराणा प्रताप के समकालीन कौन से चित्रकारों ने 6 राग और 36 रागनियों के चित्र बनाए? तो नसरुद्दीन ने बनाए थे, निशारुद्दीन। आगे देखिएगा, अमर सिंह किसका पुत्र था? यह महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। शाहजहां ने अमर सिंह को कौन सा परगना दिया था? ये अमर सिंह मतलब जोधपुर वाला है। वैसे एक अमर सिंह महाराणा प्रताप का बेटा भी था। शाहजहां ने अमर सिंह, ये जो अमर सिंह है ना, ये अमर सिंह तो शाहजहां के दरबार में शाहजहां के साले को सुहेल खां जो था उसको उसके बड़े दरबार में कटार से काट डाला था शाहजहां ने। और अमर सिंह को कौन सा परगना दिया? ये नागौर का परगना दिया था। अमर सिंह क्या कि बदमाश प्रवृत्ति का इंसान था, खतरनाक खूंखार था। अमर सिंह ने 30,000 का पट्टा तथा नागौर की सुरक्षा का दायित्व किसको सौंपा? केसरी सिंह को। शाहजहां के दरबार में किस मुगल मनसबदार ने अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया? ये सलामत खां, मैंने आपको अभी बताया था, इस सलामत खां को मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि अमर सिंह वो काफ़ी दिनों से मतलब अपने राज्य में व्यस्त था, तो शाहजहां मुगल दरबार में नहीं पहुंच सका। जैसे ही गया तो सलामत खां ने उसे गंवार कह दिया। गंवार कह दिया तो गुस्सा आ गया, राजपूती आन बान और शान से उसने काट डाला उसको। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को हुआ था। दुर्गादास का जन्म कहाँ पर? मारवाड़ के सालवा ग्राम में हुआ था। दुर्गादास के पिताजी थे आस्करण। दुर्गादास ने अजीत सिंह को बचाया था। बहुत ही मतलब स्वामी भक्त इंसान थे दुर्गादास जी। आस्करण मारवाड़ के कौन से राजा के मंत्री? ये जसवंत सिंह के मंत्री थे। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुई? 28 नवंबर 1678 को जमरूद में हुई थी। जसवंत सिंह के लाहौर में जन्मे बच्चे का नाम क्या था? अजीत सिंह था। दिल्ली से लौटकर दुर्गादास ने अजीत सिंह को कहाँ भेजा? सिरोही भेज दिया था, कालिंद्री गांव में। और वहां पर जो था राज सिंह ने अजीत सिंह को सुरक्षा प्रदान की थी। अजीत सिंह को सिरोही में किसने पालन पोषण किया? महाराज वेरीसाल सिंह की देखरेख में कालिंद्री गांव में एक ब्राह्मण दंपति था, ब्राह्मण जयदेव की पत्नी ने उनको पालन पोषण किया था। दुर्गादास राठौड़ ने किस राजकुमार की रक्षा की? अजीत सिंह की। मारवाड़ व मेवाड़ के बीच राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनवाया दुर्गादास राठौड़ ने बनवाया था। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती किससे भाकर विवाह रचाया था? तो मेवाड़ के राज सिंह से। राज सिंह थे, इधर चारुमती से औरंगजेब शादी करना चाहता था, परंतु चारुमती जो थी वो अपने धर्म के लिए
राज सिंह को पत्र लिख करके अपना पति स्वीकार किया था और राज सिंह वास्तव में उस मतलब एक वीर की तरह गए थे और शादी करके लाए थे। दुर्गादास ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पर बिताए तो उज्जैन में बिताए थे, मध्य प्रदेश उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे इनकी छतरी भी बनी हुई है। डी किसने बसाया था? यह महाराजा बदन सिंह के द्वारा बसाया गया था। भरतपुर शहर सूरजमल के द्वारा बसाया गया था। किस जाट शासक ने अकबर के मकबरे की कीमती जवाहरात व सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया और गोकुल और राजा राम जो थे दो वीर सेना नायक, उन्होंने अकबर के मकबरे से कीमती जवाहरात और सोने चांदी वो ले आए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। महाराजा सूरजमल की मृत्यु 25 दिसंबर 1763 को हुई थी। सेना का अग्रिम भाग हरावल कहलाता है, सेना का पिछला भाग है वो चंदावल कहलाता है। महाराणा प्रताप की प्रशंसा का झूलना यह नामक ग्रंथ माला सांधु के द्वारा लिखा गया है। और जो बाकी जो चैप्टर बचे हैं उनका अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि पूरी बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। अपने मित्रों तक शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।